Hello students, welcome to your channel Forever Concept Classes. Guys, in this video we are going to continue our topic organization theory. लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात करी क्लासिकल थ्योरी का जो टॉपिक है दैट इज ब्यूरोक्रेसी की स्ट्रीम जो थी फॉर स्टडिंग द क्लासिकल थ्योरी हम लोगों ने वो डिस्कस किया है। अब हम इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करेंगे मैं इस वीडियो में दोनों चीज़ें कवर करूंगा दैट इज साइंटिफिक एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट और जो हमारा सेकंड वन है थर्ड वन इज अवर एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। हम तीनों को हम यहाँ पे मैं आज पूरी तरह से यहाँ पे कंक्लूड करूँगा सो दैट हमारे पास पूरा आज ये टॉपिक इस वीडियो के अंदर कवर हो जाएगा। गैस आप लोगों की डेट शीट आ चुकी है एंड एग्जाम्स आपके 17 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। सो आप लोग एग्जाम्स के लिए अब तैयारी कीजिए, आपके पास काफ़ी टाइम है। मैं आपके साथ इसलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट करी, आप लोग मेरे साथ जुड़िए। मैं अभी जैसे MCQ 01 के मैं अभी लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ, इस तरह से मैंने अब धीरे धीरे MCQ 03, 4, 5, 6, 7 जो आपका ये टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस मैंने सिर्फ ये सीरीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए स्टार्ट करी है सो दैट आप लोग एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करो। सो आप लोग मेरे साथ जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स का भी शेयर कीजिए वीडियोज़ को सो दैट आप लोग एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करो। चलिए स्टार्ट करते हैं MCQ। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आप लोगों को एक चीज़ एडवाइस देना चाहता हूँ। आप लोग एग्जाम्स जब देने जाओगे डरने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग एग्ज़ाम दीजिए। स्टिल अगर आप लोग एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हो या आपकी कोई सिचुएशन कोई आपकी प्रॉब्लम है, आपके आउट ऑफ स्टेशन हो या कहीं बाहर हो या आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहीं और है या आप एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हो तो आप दिसंबर के अंदर भी एग्ज़ाम दे सकते हो। जो आपकी एग्जामिनेशन फ़ी जो आप लोगों ने इस बार जो आपने पे करी है फॉर जून 2020 एग्ज़ाम्स, तो वही आपकी जो एग्जामिनेशन फ़ी है वो आपके दिसंबर के अंदर वही आगे वो एडजस्ट हो जाएगी। आपको फिर से फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये अकॉर्डिंग टू इग्नो की नोटिफिकेशन जहाँ पे डेट शीट मेंशन है उसके अंदर साफ साफ ये चीज़ ऊपर नोटिस के अंदर ये चीज़ मेंशन है। सो आप लोग वहाँ पर ये चीज़ खुद चेक कर सकते हो। तो आप लोगों को अगर नहीं देना चाहते हो तो आपको ये कंपल्सरी नहीं कि इस बार ही देने हैं। आपकी जो फीस है वो नेक्स्ट टाइम दिसंबर के जब भी एग्जाम होंगे, अब दिसंबर के एग्जाम हो सकता है दिसंबर में हो या जब भी होंगे या सिचुएशन जब भी नॉर्मल होगी, अगर दिसंबर में होंगे या अगर आगे पोस्टपोन होते हैं Jan-Feb के अंदर जब भी पोस्टपोन होंगे तो आपके जो वो एग्जाम्स की जो इस बार के जो एग्जाम्स की फीस है आपकी जो आपकी नेक्स्ट टाइम आपकी एडजस्ट हो जाएगी अगर आप इस बार एग्जाम नहीं देना चाहते हो। सो ये आपके ऊपर है। तो अगर आप एग्ज़ाम देते भी हो तो पूरी तरह से अपनी वहाँ पे पूरी अपना सावधानी आप लोगों ने रखनी है ना। जैसे आप लोगों को पता है कि इवन आप लोग जब एग्ज़ाम सेंटर आप जाओगे तो उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरी सावधानी रखी होगी आप लोगों को, बट स्टिल आप लोगों को अपना ध्यान आप लोगों ने खुद भी रखना और उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। उनके साथ अपने कुछ भी आर्ग्यू नहीं करना है। वो जो भी बोलेंगे हम लोगों के बेनिफिट के लिए आप लोगों के बेनिफिट के लिए बोल रहे हैं। राइट गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सो देखिए लास्ट वीडियोस के अंदर हम लोगों ने ये क्लासिकल थ्योरी जो था ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। क्लासिकल थ्योरी का जो पॉइंट था दैट इज ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग इससे पहले पार्ट 1 जो है वो आप इसको देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको जो लिंक है उसका वो मेंशन कर दूंगा, आप लोग वहाँ से वो इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास हम लोगों ने यहाँ पे चलना है करेक्टरिस्टिक। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव में बाद में कराऊंगा। आपके स्टडी मटेरियल के अंदर सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव है आफ्टर ब्यूरोक्रेसी, बट इससे पहले आप लोगों को साइंटिफिक मैनेजमेंट करवाना जरूरी है बिकॉज उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव की बारी आती है। सो चलिए साइंटिफिक मैनेजमेंट को समझते हैं क्या होता है। गाइस आप लोगों को पता है साइंटिफिक मैनेजमेंट जो था वो FW टेलर, उसका जो पूरा नाम था FW टेलर का दैट इज फ्रेडरिक विंसलो। सो फ्रेडरिक विंसलो टेलर जो था उसने ये साइंटिफिक मैनेजमेंट ही इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये आप लोगों को थ्योरी में ऐसे या कहीं पर भी पूछ सकता है। आप लोग आगे एग्जाम्स देते हो, अगर आपके जो भी आप नेट का एग्जाम देते हो या कहीं पर भी आप लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो आपको ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो हमारा आंसर होगा FW टेलर। और इन्होंने आगे कुछ प्रिंसिपल्स भी गिवन है इन्होंने दिए हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि इन्होंने क्या थ्योरी गिवन है, FW टेलर ने ऐसा क्या मेंशन किया था। The approach of scientific management was formulated by FW Taylor and others between 1890 and 1930. So to determine scientifically means वो किस लिए उन्होंने ये थ्योरी दी, to determine scientifically the best method for performing any task and for selecting ट्रेनिंग एंड मोटिवेटिंग वर्कर्स। वो क्या चाहते थे, एक साइंटिफिकली कुछ मेथड्स उन्होंने दिए। किस चीज़ के लिए मेथड्स दिए
कि कैसे हम एक काम को कैसे करना चाहिए, उस काम को करने के लिए हमें एम्प्लॉयज़ कैसे सेलेक्ट करने हैं और उनको ट्रेनिंग कैसे देनी है, उनको हमने मोटिवेट कैसे करना है। सो गाइस बेसिक्स से मैं आपको पहले आपको थोड़ा पूरा ही कंक्लूड करवा देता हूँ सो दैट आपको आगे समझने में ईजी रहेगा। बेसिकली एफ.डब्ल्यू. टेलर ने क्या बोला था, उस एफ.डब्ल्यू. टेलर के अकॉर्डिंग ये था कि हर काम को करने उन्होंने क्या करा, एक सिस्टमेटिक वे से स्टडी करी एक काम को करने की, कि एक फैक्ट्री के अंदर जो भी एक स्टील वर्कर्स थे है ना, उनकी कोई फैक्ट्री थी, तो उसके अंदर उन्होंने क्या करा कि सभी वर्कर्स की या सभी काम के टास्क का उन्होंने एनालिसिस करा ऑन द बेसिस ऑफ कि एक काम को करने के लिए कितना टाइम चाहिए, है ना। उसका मीन्स एक स्टैंडर्डाइजेशन, उन्होंने स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि ये कोई भी एक टाइम हो, इतने मिनट के अंदर या इतने पर्टिकुलर इतने मिनट के अंदर ये काम जो है कंप्लीट होना चाहिए, इतने टाइम के अंदर, इतने मंथ्स के अंदर ये चीज़ कंप्लीट हो जानी चाहिए। सो उन्होंने क्या करा, एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया, एक स्टडी करके टास्क स्टडी करी उन्होंने, जॉब एनालिसिस करा और उन्होंने क्या करा, एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि सभी वर्कर्स को ये स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं कि आप लोगों ने इतने टाइम पीरियड के अंदर ये चीज़ कंप्लीट करनी है। और जो वर्कर्स उस टाइम पीरियड के अंदर उतनी वो प्रोडक्शन कर देते हैं तो उनको क्या करते हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए वो उनको और सैलरी भी पे करते हैं। तभी यहाँ पर एक वर्ड यूज होता है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, जो इनका मेन टूल था एफ.डब्ल्यू. टेलर का, जिसकी जो मोटिवेट करने के लिए, जो यहाँ पे बात हो रही थी ना कि वो वर्कर्स को कैसे मोटिवेट करें, तो मोटिवेट करने के लिए उन्होंने क्या टेक्निक ढूंढी कि जो जितना ज़्यादा प्रोडक्टिव मैनेजर होगा, सॉरी, जो जितना ज़्यादा प्रोडक्टिव वर्कर होगा तो उतनी ज़्यादा उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको सैलरी मिले। और उनके लिए मतलब इसके अकॉर्डिंग एफ.डब्ल्यू. टेलर के अकॉर्डिंग जो मतलब मोटिवेट करने के लिए, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है दैट इज़ उनकी वेजेस, कि उनको वेजेस बढ़ा दो। जो ज़्यादा वर्कर, जो ज़्यादा अच्छा एफिशिएंट है, जो अच्छे से काम करे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी दो। तो उससे क्या होगा, वो कहता है उसके अकॉर्डिंग, मतलब एफ.डब्ल्यू. टेलर के अकॉर्डिंग, कि उससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे और वो बिजनेस का भी उससे बेनिफिट होगा। सो ये बेसिकली सारा इनका मेन मोटिव था। चलिए इसको समझते हैं हम डिटेल में कैसे कैसे क्या क्या है। चलिए, सो फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, ये इसका पूरा नाम आ गया, एंड अदर कंट्रीब्यूटर्स नोटेबली फ्रैंक, मतलब इसके जो फ्रेडरिक विंस्लो टेलर था, इनके साथ साथ और भी कौन थे, और जो जिन्होंने और कंट्रीब्यूटर कौन थे, फ्रैंक गिलबर्ट, लिलियन गिलबर्ट एंड हेनरी गैंट्स, इन्वेस्टिगेटर वट जो भी है, ये देख लेना आप। द इफेक्टिव यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग इन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलरली एट शॉप फ्लोर लेवल। तो इनका बेसिकली जो मेन जो कंट्रीब्यूटर्स थे, इनका जो मेन काम था वो यही था कि दुकान के अंदर जो काम हो रहा है उसको कैसे मैनेज करें, राइट। सो टेलर एन इंजीनियर बाय ट्रेनिंग इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो आपको मैंने बता दिया कि जो बेसिकली टेलर था वो एक इंजीनियर था, राइट, और उसको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोलते हैं। सो टेलर बेस्ड हिज मैनेजमेंट सिस्टम ऑन प्रोडक्शन लाइन टाइम स्टडीज इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन ट्रेडिशनल वर्क मेथड। देखिए जो चीज़ आपको मैंने अभी बताई वही चीज़ उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो टेलर बेस्ड हिज मैनेजमेंट सिस्टम ऑन प्रोडक्शन लाइन टाइम स्टडीज, मतलब उसने क्या करा, टाइम की स्टडी करी, जॉब की स्टडी करी, प्रोडक्शन लाइन मतलब एक जो प्रोडक्शन के अंदर एक सीरीज हो, मतलब कोई भी काम करने के लिए जो सीरीज बनी हुई है या एक काम को करने के लिए किन किन स्टेप्स की जरूरत पड़ती है उसकी उन्होंने एनालिसिस करा, उन्होंने टाइम एनालिसिस करा उसका। तो ही एनालाइज्ड एंड ट्यून्ड स्टील वर्कर्स मूवमेंट ऑन अ सीरीज ऑफ जॉब। उसने क्या करा, एनालिसिस करा कि जो स्टील वर्कर्स हैं ना, एक फैक्ट्री के अंदर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी मूवमेंट को उसने रिकॉर्ड करा और उसको एनालिसिस करा कि उनको वो कौन कौन सा काम कर रहे हैं, कौन कौन सी, जैसे प्रोसेस 1 2 3, तो हर प्रोसेस के अंदर कितना कितना टाइम लग रहा है, कौन वर्कर क्या क्या काम कर रहा है, तो उसको उन्होंने डिटेल एनालिसिस करा। यूजिंग टाइम स्टडी एज इज बेस, टाइम को ही कंसिडर करें कि कितना टाइम लग रहा है किस काम को करने का। ही ब्रोक each job down into its component and design the quickest and best method of performing each component। तो उन्होंने क्या करा, उसकी एनालिसिस करके उन्होंने ये चीज़ डिसाइड कर दी, हर जॉब का उन्होंने डिसाइड कर दिया, एक टाइम फिक्स कर दिया कि इस काम को करने के लिए मैक्सिमम इतना ही टाइम लगेगा, जैसे 1 घंटा 2 घंटा 8 घंटे 10 दिन या वट एवर, जो भी उन्होंने एक टाइम फिक्स कर दिया हर काम को करने का। इन दिस वे ही एस्टेब्लिश्ड how much should worker be able to work with the equipment and material at hand and also encourage employers to pay more productive workers at a higher rate। देखिए वही बात हो रही है। तो कहते हैं उसने इस तरीके से क्या करा, उसने एस्टेब्लिश कर दिया, मतलब ये चीज डिसाइड कर दी, डिटरमिन कर दिया, हाउ मच शुड वर्कर्स बी एबल टू वर्क विद द इक्विपमेंट, मतलब उनके पास जो भी उनको मशीनरी इक्विपमेंट या जो भी उनको मटेरियल गिवन है उसके साथ उन्होंने कैसे काम करना है
और मतलब कितना अच्छे से वो काम कर सकते हैं उनको फिक्स करके बता दिया। और उन्होंने क्या करा, एम्प्लॉयर को भी उन्होंने ये चीज़ इंकरेज किया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्टिव जो एम्प्लॉयर्स हैं, और जो प्रोडक्टिव वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयर को उन्होंने ये चीज़ इंकरेज किया कि जितने भी हमारे प्रोडक्टिव जो वर्कर्स हैं आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा उनको वेजेस पे करो, राइट, यूजिंग एट अ हायर रेट। उनको प्रोडक्टिव वर्कर्स को हायर पेमेंट जो है उनको देनी है, यूजिंग ए साइंटिफिकली करेक्ट रेट दैट वुड बेनिफिट बोथ कंपनी एंड वर्कर। सो साइंटिफिकली एक मतलब एक वो उन्होंने वेज सिस्टम चला दिया जिसका नाम है अपना पीस वेज, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। ये चीज़ आप लोगों ने बीकॉम के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग में भी आप लोगों ने करी होगी बहुत अच्छे से, उसके अंदर न्यूमेरिकल्स हम लोग वहाँ पे सॉल्व करते हैं, आप लोगों ने किया होगा। तो सेम वो उसी बारे बात हो रही है। सो दस वर्कर्स वर अर्ज्ड to surpass their previous performance standard to earn more money। इसलिए फिर वर्कर्स के होते हैं मोटिवेट होते हैं कि वो ज़्यादा से अपनी जो उनकी पिछली परफॉर्मेंस उससे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंस दे, सो दैट उनकी अर्निंग जो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। एंड टेलर कॉल्ड हिज प्लान द डिफरेंशियल रेट सिस्टम, या इसको डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम आप लोग बोल सकते हो, राइट। तो ये थी थ्योरी। इसी तरह से गाइस अब बस अब थोड़ी सी आगे इसी के बारे में पूरी थ्योरी के बारे में बताया हुआ है। द टेलर कंसेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एसेंशियली कंसिस्टेड ऑफ अ साइंटिफिक अप्रोच टू मैनेजमेंट। इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वाज टू रिप्लेस मेथड्स बेस्ड ऑन अ ट्रायल एंड एरर एंड रूल ऑफ थंब। मतलब वो बेसिकली इन मेथड्स को वो चेंज करना चाहते थे और साइंटिफिक अप्रोच लेकर आना चाहते थे, मतलब पुराने मेथड्स को वो छोड़ना चाहते थे। द न्यू अप्रोच रेस्टेड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल। और ये जो न्यू अप्रोच है, ये जो साइंटिफिक मेथड्स की जो अप्रोच है, ये इन प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड थी। द डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड इन सेटिंग वर्क स्टैंडर्ड्स। मतलब हम यूज करेंगे साइंटिफिक मेथड्स को किस चीज़ के लिए यूज करेंगे, फॉर सेटिंग द वर्क स्टैंडर्ड्स, डिटरमिनिंग अ फेयर डेज वर्क, मतलब एक दिन में क्या काम होना चाहिए है ना, नॉर्मल डे में कितना काम हो जाना चाहिए, एंड बेस्ट वे ऑफ डूइंग वर्क, कि एक तरीके काम को करने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या था, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट ऑफ वर्कर्स बेस्ट सूटेड टू परफॉर्म द वेरियस टास्क एंड प्रोविजन ऑफ देयर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। सेकंड प्रिंसिपल उनका क्या था कि जो उन्होंने एम्प्लॉयज़ रखने हैं या जो एम्प्लॉयज़ को काम देना वो अकॉर्डिंग टू उनकी मतलब उनके आप कह सकते हो उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको वो काम प्रोवाइड करना है, एंड उनको क्या करना है, उनकी ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी है, टाइम ट्रेनिंग, ताकि उनकी एफिशिएंसी भी मैक्सिमम हो। क्लियर कट डिवीजन ऑफ वर्क है ना, काम को बांटना है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। सबको उनको पता होनी चाहिए मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वर्कर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सभी उनके प्रिंसिपल्स थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर, राइट। सो हार्मोनियस रिलेशन बिटवीन क्लोज कोऑपरेशन विद वर्कमैन टू सिक्योर परफॉर्मेंस ऑफ वर्क इन अकॉर्डेंस विद प्लान जॉब एंड टास्क। और दूसरा उनका एक और प्रिंसिपल क्या था कि हार्मोनी मतलब उनके जो रिलेशनशिप है वो अच्छे होने चाहिए, बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए एम्प्लॉयज़ के साथ, और आपस में सभी एम्प्लॉयज़ की, मैनेजमेंट की, वर्कर्स का, और सब एक ओवरऑल जो है कोऑपरेशन के साथ हो, ताकि वो काम करें, ताकि काम जो वो बिल्कुल स्मूथली चले, जैसे प्लानिंग किया उसके हिसाब से काम चले। अ नंबर ऑफ टेक्निक्स वर डेवलप टू फैसिलिटेट साइंटिफिक मैनेजमेंट। कई उन्होंने टेक्निक्स जो थी वो उन्होंने बनाई, राइट। वो कौन कौन सी टेक्निक है, सबसे पहले टाइम स्टडी टू एनालाइज एंड मेजर द टाइम टेकन इन डूइंग। सबसे पहले वो कहते हैं टाइम स्टडी करना चाहिए, है ना। टाइम स्टडी मीन्स ये चीज़ डिसाइड करना चाहिए कि एक दिन के अंदर कितना काम होना चाहिए, या कोई भी पर्टिकुलर जॉब है वो कितने टाइम के अंदर वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, तो उसका एक स्टैंडर्ड फिक्स करना, टाइम फिक्स करना। नेक्स्ट है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी का मतलब है कि एक काम को करने के लिए कोई फालतू की मूवमेंट तो नहीं हो रही, है ना। तो मोशन स्टडी इन्वॉल्व्स क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ मूवमेंट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब विद अ व्यू टू एलिमिनेट वेस्टफुल मोशन, है ना। वेस्टफुल मोशन तो नहीं है। वेस्टफुल मोशन का मतलब है, इसकी मैं एग्जांपल लेता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल एक रॉ मटेरियल है, वो मशीनरी से बहुत दूर पड़ा है, तो एक वर्कर जो मशीनरी पे काम कर रहा है, पहले वो लेके आ रहा है रॉ मटेरियल को, उसके बाद वो काम कर रहा है ना। तो जब अब इसके लिए उन्होंने मोशन स्टडी करा, तो उन्होंने देखा कि ज़्यादा टाइम तो इसी में वेस्ट हो जा रहा है कि वो पहले रॉ मटेरियल को लेके आ रहे हैं मशीन के पास, फिर उसको मशीनरी के अंदर उसके प्रोसेसिंग हो रही है। तो उन्होंने क्या करा, वो पहले ही वो जो मटेरियल है जैसे ही वो बाहर से आता है, तो उन्होंने या तो मशीन को ही क्या करा, उन्होंने वो डिस्प्लेस करके मशीनरी मटेरियल के पास पहुँचा दी। तो जिससे क्या होगा, वो जो मोशन था, वो जो टाइम वेस्टेज हो रही थी उसको लेके आने की, है ना, तो उन्होंने मशीन को ही वहाँ पर ले गए। तो उससे क्या हुआ, वो मतलब इस तरह से मतलब हर उसने मोशन की स्टडी करी, सो दैट जो वेस्टफुल जो मोशन थे उसको ख़त्म कर दिया, ताकि जो काम है वो अपने बेस्ट तरीके से हो सके।
नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स, है ना, इक्विपमेंट, मतलब उन्होंने एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि हम बढ़िया सामान यूज़ करेंगे, टूल्स अच्छे यूज़ करेंगे, इक्विपमेंट अच्छे यूज़ करेंगे, मशीनरीज बढ़िया यूज़ करेंगे, एंड वर्किंग कंडीशन भी हमारी अच्छी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये सभी उन्होंने एक साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर ये प्रिंसिपल्स, ये टेक्निक्स उन्होंने ये फॉलो करी थी, है ना, इसको चलाने के लिए। इंसेंटिव वेज प्लान विद डिफरेंशियल पीस रेट ऑफ वेजेस, आ गया ना, पूरी बात आ गया, डिफरेंशियल पीस रेट, है ना। तो डिफरेंशियल पीस रेट फॉर एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कमैन, मतलब जो एफिशिएंट वर्कमैन है उनको अच्छा वेज रेट प्रोवाइड करना, और जो एफिशिएंट नहीं है उनको कम प्रोवाइड करना। फंक्शनल फॉरमैनशिप इन्वॉल्विंग डिफरेंट स्पेशलिस्ट फॉरमैन सुपरवाइजिंग मशीन स्पीड एंड ऑल। तो मीन्स फंक्शनल फॉरमैनशिप मतलब जो डिफरेंट स्पेशलिस्ट जो फॉरमैन है उन्हीं को आगे फॉरमैनशिप मतलब सुपरवाइजिंग करने के लिए उन्हीं को लगाना, जिसको मशीन के लिए उसको वहाँ पे मशीनरी की सुपरवाइजिंग के लिए लगाना है, जिसको ग्रुप वर्क उसको वर्किंग के बारे में पता है तो उसको ग्रुप के ऊपर सुपरवाइज करने के लिए लगाना। तो वो सब कुछ मीन्स अकॉर्डिंग जो जिस फील्ड में स्पेशलिस्ट है उसके अकॉर्डिंग उसको काम प्रोवाइड करना है, उसके अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन को सेट करना है एक इंडस्ट्री के अंदर। So Taylor presented his idea on scientific management as a systematic body of thought. His main contribution to management practice includes the following. तो ये इसकी इंपॉर्टेंस होगी, ये आप लोग पढ़ लेना। इंपॉर्टेंस ऑफ अप्लाइंग साइंटिफिक मेथड ऑफ इंक्वायरी ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन टू द प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट। ये गाइस ये सिंपल है, बहुत इजी है, सभी के सभी मेरिट्स सब कुछ बहुत सारा मैंने आप लोगों को ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है, आप लोग इसको पढ़ लेना। आप लोगों के लिए मैंने नोट्स बना दिया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके मेरिट्स हैं गाइस, मेरिट्स में भी सेम वही चीज़ है जो मैंने अभी आप लोगों को ऊपर बताई। इन शॉर्ट, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज नॉट ओनली अ रैशनल अप्रोच टू सॉल्व ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम बट इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स द प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट। इससे क्या होता है, एक प्रोफेशनल तरीके से मैनेजमेंट काम करती है साइंटिफिक मैनेजमेंट को अगर हम फॉलो करते हैं, राइट। सो ऑल्सो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ओरिजिनल डेवलप्ड बाय टेलर एंड एक्सेट्रा। तो गाइस ये आज ये चीज़ आप लोग पढ़ लेना, स्टडी मटेरियल में आप लोगों को गिवन है। अच्छा है ये डाटा, जहाँ पर आप लोगों को समझ नहीं आना था वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट हम चलते हैं गाइस फटाफट जल्दी से, हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। अब हम उसको भी समझ लेते हैं इसी वीडियो के अंदर, सो दैट हमारा वीडियो ज़्यादा लेंथी भी ना हो और हम पूरा टॉपिक को कवर भी कर जाएं। सो गाइस नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। सो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी स्टार्ट करते हैं गाइस। उससे पहले सबसे पहले गाइस आप लोग अभी सबसे पहले मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करो आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। अगर आप लोगों को मेरी इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल रही है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मेरे को वो चीज़ें आप मेंशन करो, सो दैट गाइस एक मेरे को भी एक मोटिवेशन मिलती है कि मेरी वीडियोस बनाने से स्टूडेंट्स को कुछ बेनिफिट हो रहा है। मैं अपना टाइम निकाल कर आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ, रात रात को मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ, सो दैट बिकॉज मेरे को पता है कुछ स्टूडेंट्स, कुछ क्या गाइस मोस्टली जो इग्नो के अंदर हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, मेरे को पता है वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होती है, अपने फैमिली को एक वो सहारा देते हैं, उनके लिए फैमिली के लिए सहारा होता है, सोल वो ब्रेड अर्नर होते हैं, तो वो साथ में अपनी स्टडी भी कर रहे होते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप लोग उन लोगों के लिए ही मैंने ये वीडियोस बनाना स्टार्ट करी है, सो दैट बच्चों को, उन स्टूडेंट्स को जो दिन में अपने जॉब कर जाते हैं और शाम को बैठकर या रात को बैठ के अपनी तैयारी करते हैं और अपना जो सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की हेल्प के लिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ। अपना टाइम निकाल कर आप लोगों की हेल्प के लिए मैं ये वीडियोस बनाता हूँ, सो दैट आप में उन स्टूडेंट्स को इस चीज़ का बेनिफिट मिले। सो गाइस इन रिटर्न मेरे को सिर्फ ये चाहिए कि आप लोगों का प्यार चाहिए। आप लोग कमेंट्स के अंदर वो चीज़ मेंशन किया करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए कि आप लोगों को वीडियोस कैसी लग रही हो। आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर ये चीज़ मेंशन जरूर कीजिए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें गाइस, उससे मेरे को एक मोटिवेशन मिलती है कि मैं आप लोगों के लिए और वीडियोज़ बनाऊँ। और गाइज वन मोर थिंग, आप लोग जो अपने एग्जाम्स के लिए अब प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, 15 दिन है आपके पास, अभी नियर अबाउट अभी 15 डेज है आपके पास, काफ़ी टाइम होता है गाइज। ये आप लोग स्टार्ट कीजिए अपना सब्जेक्ट, और अगर आप लोगों को कोई डाउट है, किसी टॉपिक में कोई डाउट है, आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कीजिए। मैं उन्हीं टॉपिक के ऊपर सबसे पहले वही वीडियोस बनाऊंगा। बाकी अभी मैं देख रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट मेरे को लग रहे हैं। एक गाइज मैंने आप लोगों के लिए मैं सोच रहा हूँ कि जो लास्ट पिछले 4-5 सालों के जो एग्जाम्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं ना, तो वो सब्जेक्ट वाइज आप लोगों के लिए मैं वीडियोस बनाऊंगा कि जो क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर आए हैं। बट गाइज आप लोग कमेंट करना, अगर आप लोगों को वो चाहिए होगी तो मैं वो वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज मैं आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसकी तो मैं सीरीज आप लोगों के लिए कर ही रहा हूँ स्टार्ट, राइट। सो आप लोग ये चीज़ मेंशन करना कमेंट्स के अंदर आप लोगों को कैसा लग रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। अब देखिए गाइज ये नाम ही बता रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी क्या होती है, जिसके अंदर हम लोगों को, जिसके अंदर जो ऑथर है उसने क्या किया है, उसने यहाँ पर मैनेजमेंट का मेन फोकस जो है वो मैनेजमेंट के ऊपर दिया है। तो द साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज प्राइमरली कंसर्न विद इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी ऑफ इंडिविजुअल वर्कर एट द शॉप फ्लोर। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो इस चीज़ की बात हो रही है कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर जो बात हुई थी वो यहाँ पर किस चीज़ की बात हुई थी
कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर सिर्फ वो क्या करना चाहते थे, अपनी प्रोडक्टिविटी की एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते थे वो इंडिविजुअल्स की, राइट। बट यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी के अंदर जो बात हो रही है वो ये बात हो रही है, द रोल ऑफ मैनेजर एंड देयर फंक्शन इन द टोटल ऑर्गेनाइजेशन वर नॉट गिवन एडुकेट अटेंशन, कि वहाँ पर मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर जो मैनेजर के क्या फंक्शन है या मैनेजर क्या क्या कर सकता है या मैनेजमेंट क्या क्या कर सकती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस चीज़ को पूरी तरह से इग्नोर किया हुआ वहाँ पर, है ना। वहाँ पर सारे का सारा जो फोकस है वो किस चीज़ के ऊपर किया है, प्रोडक्टिविटी के ऊपर किया है। इसलिए मैंने पहले आपको साइंटिफिक थ्योरी करवाई, साइंटिफिक मैनेजमेंट वाली, उसके बाद मैं आपको एडमिनिस्ट्रेटिव के ऊपर लेके आ रहा हूँ, राइट। सो अब देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर हम लोगों ने क्या किया। सो अराउंड द सेम टाइम, दैट इज द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 20th सेंचुरी, हेनरी फ्योल ने इस कंसेप्ट को स्टार्ट किया, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव। उसने मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया। सो हेनरी फ्योल, डायरेक्टर ऑफ ए कोल माइनिंग कंपनी इन फ्रांस, मेड अ सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। तो उसने क्या करा, मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है या मैनेजमेंट के ऊपर उसने फोकस किया, और हिज अप्रोच टू द स्टडी ऑफ मैनेजमेंट इज ऑल्सो नोन एज द प्रोसेस और फंक्शनल अप्रोच। तो उन्होंने क्या करा, किसने, हेनरी फ्योल ने क्या करा, पूरी एक मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करना स्टार्ट करा कि मैनेजमेंट का कितना बड़ा रोल एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो सकता है उसको सक्सेस या उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, हेनरी फ्योल बिजनेस, हेनरी अकॉर्डिंग टू फ्योल, बिजनेस एक्टिविटीज इन ऑर्गेनाइजेशन in an organization consists of 6 interdependent operations which technical, commercial, financial security, accounting and administrative और मैनेजरियल ऑपरेशन। तो मतलब वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, तो उसके अकॉर्डिंग कहते हैं 6 इंटरडिपेंडेंट ऑपरेशंस होते हैं, एंड ही एनालाइज्ड द नेचर ऑफ मैनेजरियल एक्टिविटीज एंड स्किल रिक्वायरमेंट्स व्हिच वर सो फॉर गिवन little attention by thinkers. He considered the process of management to be of universal application and distinguished among 5 elements of the process. वो कह रहा है कि हेनरी फ्योल ने बोला कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, ही कंसिडर द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट टू बी ऑफ यूनिवर्सल, मतलब सबसे जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट है दैट इज़ मैनेजमेंट, और जिसकी इम्पोर्टेंस जो है वो यूनिवर्सल, मतलब उसको हम अप्लाई जो है वो यूनिवर्सली कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि कोई भी फील्ड हो, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पर मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। सो इसी वजह से उसने क्या करा, मैनेजमेंट के ऊपर ही उसने फोकस किया है, ठीक है। सो वो कह रहा है उसके जो मैनेजमेंट का जो मेन काम है वो क्या है, फोरकास्ट करना, फोरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। तो ये सारा जो काम है, मतलब जो मेन जो काम है ना, तो ये सारा का सारा जो मेन इंपॉर्टेंट जो काम है वो किसके पास आ जाता है, मैनेजमेंट के अंदर आता है। सो द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट वाज दस डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग सर्टेन फंक्शन, लाइक आपको पता है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। आपको पता ही है, आप लोगों ने +2 में पढ़ा हुआ है इसको बहुत अच्छे से। सो दीज फंक्शन वर एक्सपेक्टेड टू बी परफॉर्म्ड बाय मैनेजर एट ऑल लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज इन ऑल टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज इन ऑल कंट्रीज। तभी उसको यहाँ पर वो बोल रहा है कि ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन होती है, मीन्स यह यूनिवर्सली अप्लाई होता है, चाहे वो किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो चर्च है, चाहे वो कुछ भी है ना, हॉस्पिटल्स हैं या कोई भी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हर जगह पर मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट तो होती है। तो मैनेजमेंट, तो वहाँ पे मैनेजमेंट को स्टडी करना इसलिए उसने इंपॉर्टेंट समझा हेनरी फ्योल ने। सो फ्योल एम्फसाइज दैट मैनेजमेंट इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन स्किल्स विच कुड बी एक्वायर्ड बाय पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शन। वो कह रहे हैं कि मैनेजमेंट क्या होती है, बेसिकली मैनेजमेंट इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ, मैनेजमेंट का मतलब है जब हम एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन स्किल्स, मतलब जब एक पर्सन का स्किल होती हैं उस चीज़ को हम मैनेजमेंट बोलते हैं। किस चीज़ की स्किल्स, किसी दूसरे पर्सन को कंट्रोल या किसी दूसरे पर्सन, आपको पता है डेफिनेशन क्या है मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, राइट। सो वही वो चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि मैनेजमेंट जो एक स्किल है जो आती है, वो स्किल कैसे आती है, विच कुड बी अक्वायर्ड बाय पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शन। वो सिर्फ स्किल है, स्किल कौन सी स्किल, फॉर गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, वो स्किल हमें मिलती है विच कुड बी एक्वायर्ड बाय पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शन। अगर वो एक ट्रेनिंग ले है ना या सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शन ले तो वहाँ से वो चीज़ उस स्किल को अक्वायर कर सकता है। कौन सी स्किल को, मैनेजमेंट के स्किल को। सो वंस अक्वायर्ड द स्किल कुड बी अप्लाइड टू ऑल टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग द चर्च, स्कूल्स, पॉलिटिकल एज वेल एंड इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। तो एक बार वो स्किल आ गई तो उस स्किल को, दैट इज उस मैनेजमेंट के स्किल को वो हर जगह पर यूज़ कर सकता है, चाहे वो किसी भी टाइप की कोई इंडस्ट्री है, चाहे चर्च है, स्कूल है, वटेवर, जो भी हर जगह पे आप लोगों को पता है मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती ही है। So beside a systematic analysis of the management process and management function,
फ्यूल फॉर्मुलेटेड अ सेट ऑफ 14 प्रिंसिपल एज गाइडलाइन फॉर इंप्लीमेंटिंग द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। ये चीज़ आप लोगों ने गाइस +2 में पढ़ी है, फ्यूल के 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। ये चीज़ आप लोगों को मैंने फर्स्ट वीडियो जो है मैंने वहाँ पर भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ही वो सेक्शन मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ पर आप लोग ये चीज़ देख सकते हो। यूनिट 1 के अंदर जो मैंने वीडियोस बनाई हैं, तो मैंने वहाँ पर इन सभी प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन किया है। सो दीज प्रिंसिपल्स वर स्टेटेड इन द फ्लेक्सिबल टर्म्स एंड एक्सपेक्टेड टू बी ऑफ यूज ऑफ मैनेजर्स अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। तो कहते हैं ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये हर जगह पर यूज होके ही होंगे, मैनेजर इनको इन प्रिंसिपल्स को हर जगह पर यूज करता है। द स्किल एंड एबिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट वर स्टेटेड टू बी डिपेंडेंट ऑन द मैनेजर्स पोजीशन एट ऑल डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो वो कह रहा है कि ये डिपेंड करता है कि कौन सा प्रिंसिपल या कितनी जो कौन सी कितनी पावर है मैनेजमेंट या मैनेजर के पास है, वो उसके पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। सो अकॉर्डिंग टू फ्यूल एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स वर मोर, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्किल्स की अगर हम बात करें तो वो कहते हैं ज़्यादा किसको चाहिए, वर मोर एसेंशियल फॉर हायर लेवल मैनेजर। जो हायर लेवल मैनेजर उनको ज़्यादा चाहिए। वाइल टेक्निकल एबिलिटीज वो किसको चाहिए ज़्यादा, वाइल टेक्निकल एबिलिटीज वर रिक्वायर्ड मोर एट द लोअर लेवल पोजीशन। तो ही ऑल्सो बिलीव्ड, गाइस किसकी बात हो रही है, फ्यूल की बात हो रही है, हेनरी फ्यूल की। हेनरी फ्यूल बिलीव्ड दैट मैनेजरियल ट्रेनिंग वाज एसेंशियल फॉर पीपल इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। कहते हैं एक जो ट्रेनिंग है उसकी वो हर पर्सन को जरूरत पड़ती है ट्रेनिंग की। ही स्ट्रेस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम द नेसेसिटी ऑफ फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन मैनेजमेंट। और यही पर्सन था जिसने सबसे पहले ये कंसेप्ट लेके आया कि एक मैनेजमेंट के अंदर मतलब ट्रेनिंग होना जो है बहुत जरूरी है एम्प्लॉयज़ की, राइट। ही नेसेसिटी द ऑफ फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन मैनेजमेंट। सो इन शॉर्ट फ्यूल्स एनालिसिस प्रोवाइड अ सेट ऑफ मीन, किस चीज़ के लिए उसने मतलब प्रोवाइड करा, सेट ऑफ मीन्स फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, फॉर व्यूइंग द मैनेजमेंट प्रोसेस एंड गाइडेंस। सो द 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर एज फॉलो। ये चीज़ आप लोगों ने ऑलरेडी अगर वीडियोस देख लें तो आप लोगों ने वहाँ देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो आप लोग मैं अब डिस्क्रिप्शन के अंदर वो चीज़ वीडियो आपको मेंशन कर दूंगा लिंक, तो आप लोग वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। या प्लेलिस्ट के अंदर जाइए गाइस, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर MCU 01 लेक्चर्स के नाम से प्लेलिस्ट है। उसके अंदर गाइस मैंने सभी वीडियोज़ को वहाँ पे एक सील ऑर्डर के अंदर वहाँ पे आप लोगों के लिए अपलोड किया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हो। So administrative theory of management and functional approach to management में said to be helped foundation led by Fewell। So guys वही चीज़ है सब कुछ, थोड़ा सा इसमें क्रिटिसिज्म आ जाएगा, ये आप लोग पढ़ लेना। मैं अभी क्रिटिसिज्म डिस्कस नहीं करना चाहता बिकॉज ये चीज़ अभी आपको लोगों को कंसेप्ट कराया और क्रिटिसिज्म जो होता है बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। सो वो चीज़ मैं अगर आप लोग बोलोगे तो मैं तीनों के जो है हमारा थ्योरीज जो क्लासिकल थ्योरी के अंदर जो तीनों स्ट्रीम्स है हमारी, तो उसकी अगर आप क्रिटिसिज्म के लिए बोलोगे तो मैं क्रिटिसिज्म के लिए सेपरेट एक वीडियो आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर दूंगा। बट आप लोग अगर खुद पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। इजी है, ज़्यादा टफ कुछ भी नहीं है। आप लोगों को जो मेन कंसेप्ट है मैंने समझा दिया है। सो चलिए यह हमारा टॉपिक था, ये आपको आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो गाइज भूलना मत चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड गाइज चलिए एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते रहिए। नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर मिलते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।